हेलो गाइज, नमस्कार। मैं राजमोहन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के पेपर थर्ड का एक टॉपिक एंटीबॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एंटीबॉडी का जनरल परिचय है उसके बारे में जानेंगे। टी सेलियस एंड कावट ने सर्वप्रथम एंटीबॉडी की रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि रक्त के गामा ग्लोबिन तत्व से ही एंटीबॉडीज की क्रिया संबंधित होती है। इसके बाद किसी प्राणी के शरीर में बाह्य एंटीजन की उपस्थिति के कारण विशिष्ट लसिका कोशिकाओं द्वारा उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रतिरक्षी अनुक्रिया में भाग लेती है, इसलिए इसे इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी कहते हैं, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा प्रोड्यूस की जाती है जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है। अब देखते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर सर्वप्रथम पोर्टर के अनुसार एक एंटीबॉडी अणु बाई शेप्ड होता है, बाई आकार का होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। एक बाई आकार के एंटीबॉडी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से 2 भारी श्रृंखलाएं जिन्हें हेवी चेन जिसे H से रिप्रेजेंट करते हैं तथा 2 हल्की श्रृंखलाएं या लाइट चेन होती है जिन्हें L से रिप्रेजेंट करते हैं। हेवी चेन जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 50,000 डाल्टन तक होता है और जो 450 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। इसी प्रकार लाइट चेन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 डाल्टन तक होता है और यह लगभग 214 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। अब देखते हैं कि जो प्रत्येक एल चेन होती है जो लाइट चेन बोलते हैं और एच चेन जिसे हेवी चेन बोलते हैं, ये आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती है वो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर ये बाई आकार की एंटीबॉडी का एक अणु दिखाया गया है जिसमें यहाँ पर ये 2 हैवी श्रृंखलाएं हैं और इसके दोनों साइड में ये लाइट श्रृंखलाएं होती है। तो देखते हैं कि जो हैवी श्रृंखलाएं होती है ये आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। यहाँ पर ये SS डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, उसके माध्यम से ये जुड़ी रहती है दोनों हैवी चेन और जिसे हिंज रीजन कहती है, जिसके द्वारा ये सपोर्टेड रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। और बाहर की साइड में जो लाइट चेन होती है वह हैवी चेन से सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। यहाँ पर ये सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, यहाँ पर ये सल्फाइड बॉन्ड से लाइट चेन हैवी चेन से जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से इस बाई शेप्ड एंटीबॉडी में हैवी चेन और एच चेन, हैवी चेन और लाइट चेन आपस में सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है और दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी रहती है। अब देखते हैं कि जो हैवी चेन होती है उसका एक सिरा NH2 टर्मिनल कहलाता है। यहाँ पर भी ये NH2 टर्मिनल होता है। इस रीजन पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन जिसे VH के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार इधर भी वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन होता है, उसको भी VH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं कि इसका दूसरा सिरा, हैवी चेन का दूसरा सिरा जिस पर कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है COOH,
ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है। यहाँ पर ये वेरिएबल था, यहाँ पर ये कांस्टेंट रीजन होता है। यहाँ पर अमीनो एसिड्स होते हैं वो कांस्टेंट पाए जाते हैं, निश्चित पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हैवी चेन का एक सिरा वेरिएबल, दूसरा सिरा कांस्टेंट। इसी प्रकार लाइट चेन में भी होता है। लाइट चेन का एक सिरा वेरिएबल रीजन होता है, जिसे बी एल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। बी मीन्स वेरिएबल, एल मीन्स लाइट। इसी प्रकार इसका दूसरा सिरा COOH कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जहां पर यह कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े रहता है। तो इस प्रकार से एक बाइसेप्ड एंटीबॉडी के अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जिनमें से 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। अब यहाँ पर ये हैवी चेन दिखाई गई है। इसका जो कांस्टेंट रीजन होता है उसको आगे चल करके 3 भागों में बांट दिया गया है, CH1, CH2, CH3, जो कांस्टेंट रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये वेरिएबल वाला रीजन होता है, एंटीबॉडी के इन्हीं सिरों पर आकर के बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाला एंटीजन होता है, वो प्रवेश जुड़ता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को एंटीजन बाइंडिंग साइट के नाम से जाना जाता है और इसी के माध्यम से एंटीबॉडी किसी एंटीजन को ट्रैप करके अपने से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर ये रीजन्स होते हैं, एंटीबॉडी होती है वो बाइसेप्ट होती है उसका। इसी प्रकार लाइट चेन का ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन दिखाया गया है। तो एक इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर बाइसेप्ट, IG की स्ट्रक्चर बाइसेप्ट प्रकार की होती है। यहाँ पर हमने दोबारा से देखते हैं, प्रत्येक एल चेन अपनी तरफ की H चेन से तथा दोनों H श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके डाइसल्फाइड एक बाइसेप्ट रचना का निर्माण करती है। प्रत्येक श्रृंखला में एक NH2 टर्मिनल और एक COOH टर्मिनल पाया जाता है। इनमें से NH2 शीर्ष वेरिएबल जबकि COOH शीर्ष कांस्टेंट होता है। इसी प्रकार हैवी चेन में वेरिएबल हैवी BH तथा CH कांस्टेंट हैवी और लाइट चेन में BL वेरिएबल लाइट तथा CL कांस्टेंट लाइट क्षेत्र पाए जाते हैं। कांस्टेंट रीजन हैवी चेन का 3 भागों में बटा होता है, CH1, CH2, CH3 में विभक्त होता है। इन्हें डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या होते हैं? एक विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपस में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दृष्टि से विभेदित होते हैं। एंटीबॉडी में एंटीजन के साथ बंधित होने वाले स्थल परिवर्तन क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात परिवर्तनशील क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक एंटीबॉडी अणु की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, एक एंटीबॉडी में 3 हाइपर वेरिएबल रीजन लाइट चेन पर तथा 3 हाइपर वेरिएबल रीजन हैवी चेन पर पाए जाते हैं, जो 3 डायमेंशनल एंटीजन बाइंडिंग साइट का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी में हाइपर वेरिएबल रीजन से एंटीजन जब जुड़ता है तो एक 3 डायमेंशनल एंटीजन बाइंडिंग साइट का निर्माण होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन CDR कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन अर्थात इन्हीं क्षेत्रों से एंटीजन को पहचाना जाता है। अर्थ है दूसरा नाम इन्हें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के रूप में कार्य करने का भी काम ये करते हैं। तो इस प्रकार से एक एंटीबॉडी अणु होता है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बाइसेप्ट होती है। अब देखते हैं कि जो ह्यूमन है या दूसरे वर्टिब्रेट्स प्राणी होते हैं उनमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, अर्थात IG अणु होता है। ये कई रूपों में पाया जाता है। सामान्यतः हम ह्यूमन के अंदर देखते हैं तो WHO द्वारा इस इम्यूनोग्लोबुलिन अणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकारों में बांटा गया या क्लासिफाई किया गया। ये है IgG, IgA, IgM। ये मुख्यतः 3 इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रकार होते हैं। इसके अतिरिक्त मानव प्लाज्मा में IgD व IgE इम्यूनोग्लोबुलिन भी पाए जाते हैं। IG का यह वर्गीकरण मानव व उच्च स्तनधारियों में हैवी चेन के कांस्टेंट टर्मिनल पर अमीनो अम्लों में भिन्नता के आधार पर है।
अर्थात हैवी चेन जो कांस्टेंट रीजन होता है उसमें अमीनो अम्लों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन होता है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। यह ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडी पाई जाती है, जितनी भी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में 75% होता है, जो रक्त लसिका आंत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। IgG ही एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और ये मदर ब्लड से भ्रूण के अंदर प्रवेश कर सकती है, अर्थात प्लेसेंटा को एकमात्र एंटीबॉडी अणु क्रॉस कर सकता है जो है IgG। माता द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रम और नब्द दुग्ध में IgG के उपस्थित होने के कारण यह क्रिया होती है। कोलेस्ट्रम एक प्रकार से ये येलो रंग का, हल्के पीले रंग का दुग्ध होता है जो शिशु जन्म के समय पर कुछ दिनों तक ये स्रावित होता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी होती है। इसी एंटीबॉडी के माध्यम से शिशु को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। तो IG अणु मुख्य रूप से प्रारंभिक अवस्था में बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करने में सहायक होता है। अब देखते हैं कि ये IgG अणु होता है, इसमें पाए जाने वाले जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उसकी स्थिति और संख्या के आधार पर ये 4 रूपों में पाया जाता है। IG1, IG2, IG3, IG4। इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड की लोकेशन अलग अलग होती है, उनकी नंबर या संख्या अलग अलग पाया जाता है। तो ये 4 रूपों में IgG अणु पाया जाता है। ये IgG एंटीबॉडी होती है जीवाणुओं, उसके द्वारा स्रावित टॉक्सिन्स और रक्त जनित संक्रमणकारी कारकों के प्रति प्राणी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इस एंटीबॉडी अणु के द्वारा फैगोसाइटोसिस की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। कोई भी बाह्य पदार्थ जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसको लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा फैगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा निगल लिया जाता है। तो इस प्रकार से 75% सर्वाधिक मात्रा में IgG एंटीबॉडी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आती है IgM। यह रक्त प्लाज्मा में 10% तक पाई जाती है, 10% तक पाई जाती है। और इस IgM अणु में 5 मोनोमेरिक IgM अणु जुड़ करके एक पेंटामेरिक यह 5 IG इकाइयों से बनी होती है। ये सभी इकाइयां एक वलय के रूप में पाई जाती है जो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा वलय के क्रम में जुड़ी रहती है। इसकी स्ट्रक्चर हम यदि देखते हैं तो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ पर ये 5 मोनोमेरिक एंटीबॉडी के अणु जुड़े रहते हैं जो आपस में J चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये J चेन सिस्टीन रिच श्रृंखला होती है जो 2 मोनोमेरिक इकाइयों को जोड़ने का काम करती है। और जैसे ही बॉडी के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश करता है उस पर ये केकड़े की भांति उस एंटीजन को जकड़ लेती है और उसका संवहन कर नष्ट कर देती है या उसका लाइसिस कर देती है। तो इस प्रकार से ये IgM अणु एक पेंटामेरिक इकाई के रूप में पाया जाता है जो 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट, इस IgM अणु पर 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं। तो एक साथ में 10 एंटीजन अणुओं को ये लाइसिस करने का काम कर सकते हैं। यह एंटीबॉडी अणु जीवाणुओं के प्रति अत्यधिक क्रियाशीलता रखती है। जीवाणुओं की देह पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट द्वारा जुड़कर उसे नष्ट कर देती है।
तीसरे प्रकार की एंटीबॉडी अणु है IgA। IgA रक्त सीरम का 15% होती है। यह डाइमर या द्विलक के रूप में पाई जाती है। जिस प्रकार से IgM अणु पेंटामर के रूप में पाया जाता है जिसमें 5 इकाइयां जुड़ी रहती थी, उसी प्रकार IgA अणु में 2 IgA अणु जुड़कर डाइमर का निर्माण करते हैं। सामान्यतः ये स्वतंत्र रूप से IgA अणु पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेटरी फ्लूइड्स होते हैं, उसमें ये जे चेन के द्वारा जुड़ करके डाइमर का निर्माण करते हैं। यह IgA अणु मुख्य रूप से सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस, ब्रेस्ट मिल्क, सीक्रेशंस ऑफ द ब्रैंकियल, जेनिटो यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आदि में इसकी मात्रा अधिक होती है। ये स्रावी स्थलों की प्लाज्मा सेल से संबंधित होती है जो फैगोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बाह्य प्रदर्शित या एक्सपोज शरीर के भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब हम इस IgA अणु का डाइमर देखते हैं। तो यहाँ पर एक ये IgA अणु है, यहाँ पर ये दूसरा IgA अणु है, और ये जे चेन के माध्यम से ये दोनों अणु जुड़ करके एक डाइमर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से सीक्रेटरी फ्लूइड्स के अंदर ये IgA अणु डाइमर के रूप में पाया जाता है। फोर्थ प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है IgD। ये बहुत कम मात्रा में ब्लड सीरम के अंदर पाई जाती है, मात्र 0.2% होती है। यह मैच्योर बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। उनमें से ये परिपक्व बी लिम्फोसाइट की सतह पर चिपकी रहती है और एंटीजन को रिसेप्ट करने का काम करती है। सामान्यतः यह थायराइड, टिश्यू, इंसुलिन, पेनिसिलिन, डिप्थीरिया, टॉक्सोइड एंड न्यूक्लियर एंटीजेंस के प्रति संवेदी होती है। इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है और यहाँ पर ये IgD अणु होता है, एक मोनोमर के रूप में पाया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोटिव्स पाए जाते हैं, जो 2 पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये IgD अणु होता है, ये किसी भी लिम्फोसाइट को एंटीजन को ट्रैप करने में सहायता प्रदान करने का काम करती है। और नेक्स्ट और लास्ट IgE, यह बहुत कम ट्रेस अमाउंट में रक्त सीरम में पाई जाती है, 0.002%। यह बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती है। मुख्य रूप से बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित होती है। तो IgE मॉलिक्यूल्स होता है, एंटीबॉडी होती है, वो एलर्जिक रिएक्शन से हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। ये श्वसनीय उपकला, आमाशय, आंत्र उपकला में पाई जाती है। IgE बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं से संयुक्त होती है एवं एंटीजन से एक्सपोज्ड होने पर हिस्टामाइन का सीक्रेशन करती है। हिस्टामाइन का सीक्रेशन करती है। यहाँ पर IG अणु है, उसकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो मोनोमर के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 कार्बोहाइड्रेट मोटाइज पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से एलर्जिक रिएक्शंस होती है। एलर्जिक ज्वर होता है, अस्थमा होता है, त्वक रोग होते हैं, उनसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में काम आती है। अर्थात बॉडी के अंदर सीक्रेट होने वाले हिस्टामाइन के प्रभाव को निष्क्रिय करने में ये सहायक होती है। तो इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है, जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। थैंक्स।